नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीडीपी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो टीचर भर्ती हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अभी जो हमारे कुछ सीटेट की एग्जाम बाकी है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये वीडियो किसी भी टीचर भर्ती एग्जाम के लिए देख सकते हैं। सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड, आप इस क्वेश्चन में से कितने को सही कर रहे हैं यहाँ पे हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे ये रहा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सही पूछा है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, अधिगम पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो चलिए फ्रेंड, इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। देखिए, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से जो सबसे सही है वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अधिगम पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड भी देखने को मिलता है बी नंबर में, जिसके कारण बी हमारा नहीं होगा। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, याद करना रटना ये हमारा नहीं हो सकता है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि आवृत्तीय संबंध के द्वारा ये नहीं है, ये हमारा सक्रिय विनियोजन। अधिगम हम लोग अनुक्रम अनुक्रम और किसी से हम लोग सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। देखिए, विद्यार्थियों को हम लोग कक्षा कक्ष में स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे भ्रांतियां नहीं, भ्रांतियां उत्पन्न करता है होगा। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, यह बताइए। देखिए, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं के बजाय, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, जी बिल्कुल नहीं, हमें लोग अभाव पैदा नहीं करता है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, जी बिल्कुल नहीं, भ्रांतियां उत्पन्न नहीं करता है। उदाहरण देने से क्या होता है, वो जल्दी सीख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में वो जान पाएंगे। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये क्या है, एक प्रभावशाली तरीका है उदाहरण देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी बच्चों को कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं और उसको किसी भी शैक्षिक गतिविधि में भागीदारी दे रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लगातार पुरस्कार देंगे और दंड देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। देखिए, जब भी कक्षा कक्ष में आप बच्चों को दंड और हद से ज़्यादा पुरस्कार दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, जी बिल्कुल नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी नहीं। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, नहीं, ये भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी बच्चे को डांटेंगे, दंड देंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चों की जो सीखने की रुचि है, अभिरुचि है, जिज्ञासा है, वो कम हो जाएगा। अब कक्षा कक्ष में कोई बच्चा अपने टीचर से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, अगर आप उसको दंड देंगे तो वो भी प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, अधिगम बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं या रख सकते हैं, सहज कर रख सकते हैं। देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर रख सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतीकात्मक गीतात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। देखिए,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्योंकि एक व्याख्यान देकर आप ये नहीं कर सकते हैं, प्रतियोगिता का अवसर बार बार आप व्यवस्था करके भी नहीं कर सकते हैं, और बार बार आप किसी भी चीज़ को अभ्यास के द्वारा भी ये नहीं कर सकते। लेकिन अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के करके आप बच्चों की जटिल से जटिल अवधारणाओं को समझ को सहज कर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की एक अध्यापिका है, ठीक है, वो अपने बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार वो प्रोत्साहित करेगी, बच्चे को किस प्रकार वो प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, जी बिल्कुल नहीं, छोटे से छोटे कार्य को भौतिक पुरस्कार देकर बार बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, जब भी आपको बताएं कि केवल भी फिर भी ये रहेगा तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करके, दंड नहीं देना है ना रटने पर ध्यान देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, बच्चों को अपने अनुभव के द्वारा उसके बारे में जानने की तो दीजिए, साथ ही साथ उसको प्रोत्साहित कीजिए उस चीज़ के बारे में खोजने के लिए और करके सीखने के लिए, और उसी पर आधारित आप उसके पास उस चीज़ के बारे में विचार मंथन कर सकते हैं, विचार को अपने अभिव्यक्ति दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वयस्कता। देखिए, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। क्योंकि शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास वृद्धि तीव्र गति से घटित होता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बच्चे का भार और लंबाई में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। साथ ही साथ क्या होता है, यह अवस्था प्रथम 3 वर्षों तक रहती है, जिसके बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का विकास तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे तेज़ी से विकास होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो हमारा जो है उसी को हमको दिखाना है कि ये हमारा है, बाकी सब नहीं है। विकास जीवन में पर्यंत होता है, जी बिल्कुल होता है। विकास परिवर्तित होता है, एकदम होता है। विकास परिवर्तनशील होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, एकदम। विकास जो होता है वो हमारे पर्यावरण और आनुवंशिकता, हेरिडिटी और हमारे पर्यावरण के साथ मिला हुआ रहता है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, जी एकदम प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक हमारा प्रभावित करते हैं, तो यही हमारा नहीं होगा। विकास जो है सार्वभौमिक है, सही बात है, तो सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, एकदम सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित करते हैं विकास को, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बच्चे में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कुछ न कुछ रूप से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो किस लिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड के द्वारा, जन्मजात विशेषताओं के द्वारा, पर्यावरणीय प्रभाव के द्वारा, या आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया द्वारा। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है वह लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा कम प्रभाव है। जन्मजात विशेषताओं के कारण भी होता है, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डी हमारा सबसे सटीक और पॉजिटिव आंसर यहाँ पे दिख रहा है कि आनुवंशिकता मतलब आपका माता पिता, आपके परिवार, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी सब इसमें आ जाएगा। पर्यावरण भी इसमें है, तो जन्मजात विशेषताएं और पर्यावरण दोनों, यहाँ पे ये दोनों आ जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आज का, और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को निःशुल्क सेवाएं मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। देखिए, नीचे जो हमारे ऑप्शन है उसमें से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, ये हमारा प्राथमिक है। विद्यालय एवं मीडिया,
मीडिया एवं पास पड़ोस, देखिए मीडिया एवं पास पड़ोस, ये भी हमारा, यहाँ मीडिया तो सेकंड है लेकिन पास पड़ोस हमारा प्राथमिक में आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। परिवार एवं मीडिया दोनों क्या होगा, यहाँ परिवार तो प्राथमिक है लेकिन मीडिया सेकंड है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। परिवार एवं आस पड़ोस ये हमारा प्राथमिक में आ जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय और मीडिया हमारा क्या है, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।